Good morning student. Today the date is 24 July. Today I'll revise the whole second chapter of business study, that is principles of management. तो principles of management में हम दो लोगों के मेनली principles पढ़ते हैं जो कि हैं हेनरी फेयोल और F.W. टेलर। तो आपकी बुक में लास्ट में समरी दी हुई है, उस समरी को भी आप देख सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको सारे प्रिंसिपल फिर से बता रहा हूँ। हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स जनरल मैनेजमेंट के कहे थे उसमें पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दो। अगर कोई एक काम प्रोडक्शन बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में 50 तरह के काम हो रहे हैं तो आप उन 50 तरह के काम को अलग अलग लोगों को, 50 लोगों को दे दो। एक व्यक्ति एक ही तरह का काम लगातार करे, इससे वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और काम जल्दी जल्दी होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो किसके कारण हुई है। तो काम को बांट दिया जाए, एक ही व्यक्ति हर तरह का काम नहीं करेगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसी जिसकी अथॉरिटी है वैसी ही उसकी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी जिसको हमने जो पावर दी है, अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है, यानी बॉस बनाया है, तो उस काम को करने की जवाबदारी भी किसकी होगी, उसी बॉस की होगी। वो अपने अंडर में काम करने वालों पर नहीं थोप सकता है कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की है। जिसकी अथॉरिटी उसी की क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी की क्या हो, अथॉरिटी भी हो। मतलब एक व्यक्ति को हमने कहा कि भाई तुम्हारी जवाबदारी है ये काम करवाना, तो उस काम से रिलेटेड जितने डिसीज़न लेनी है उसको उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से डिसीज़न ले सके, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसे जवाब देना है। तो जैसी अथॉरिटी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी अथॉरिटी होनी चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन कंपनी के बिजनेस के बने हैं, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, डिसिप्लिन सभी फॉलो करें। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड यानी ऑर्डर। एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यानी जैसे मैनेजर है तो उसके ऊपर जो बॉस है बस वही उस मैनेजर को ऑर्डर दे। अगर ढेर सारे बॉस किसी को ऑर्डर देंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। फिर है फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी लोग मिलकर एक दिशा में काम करें, और वो एक दिशा क्या होती है, कंपनी का गोल, बिजनेस का गोल, जिसको लेकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो हमारा डायरेक्शन है। तो सब लोग मिलकर एक डायरेक्शन में काम करें। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि आप जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें, लेकिन पहले किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखें, बिजनेस का। कंपनी है तो कंपनी का, और वो इंटरेस्ट क्या होता है, उनका गोल होता है अच्छा प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना, समाज की भलाई करना। तो पहले आप बिजनेस की यानी इंस्टीट्यूशन की और कंपनी के गोल को पूरा करें, उसमें इंटरेस्ट लें, उसको पाएँ, फिर आप अपने पर्सनल गोल को पूरा करें। पर्सनल गोल कर्मचारी का क्या होता है, अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छी पोस्ट हो जाए, अलग से हमको पर्क्स, PRKS पर्क्स यानी एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो मिलती है मोटिवेशन के लिए, हाउस रेंट फैसिलिटी, डियरनेस यानी कि महंगाई भत्ता, TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना। तो ये सब चीज़ें अलग से उसको मिले। तो पहले आप कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए, फिर अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखिए, पर पहले कंपनी का। सेवन्थ है फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ मतलब हर व्यक्ति को सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो जिस काबिल है उस काबिल उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काबिल है, एफिशिएंट है, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले। जो कम मेहनत कर रहा है, कम काबिल है, कम एफिशिएंट है, तो उसको कम सैलरी मिले। भले ही पोस्ट एक ही हो तो भी सैलरी सबकी काबिलियत के अनुसार होनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो मेहनत नहीं कर रहा है वो भी मेहनत करने लगेगा अच्छी सैलरी पाने के लिए, और जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है उसका भी मोराल यानी मनोबल, आत्मबल, उसे भी मोटिवेशन मिलेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा, वो और मेहनत करेगा। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब कंपनी की सारी अथॉरिटी और पावर्स केवल कुछ लोगों के पास में होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन।
और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक बिजनेस की सारी अथॉरिटी और पावर जब हम सब लोगों में उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो टोटली सेंट्रलाइजेशन और टोटली डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों चीज़ें बिजनेस के लिए नुकसानदायक होती हैं। यानी कुछ पावर जो छोटी छोटी पावर और अथॉरिटीज़ होती हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, सब में बांट दिया जाए, और कुछ जो मेन बड़ी पावर्स होती हैं उनको सेंट्रलाइज रखा जाए। जैसे जो हायर लेवल पे बैठे हुए बॉस हैं, मालिक हैं, जैसे कोई ज़मीन खरीदना है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, लाखों रुपए की, तो ये काम छोटे लेवल के ऑफिसर्स को ना दिया जाए, यानी इस पावर को सेंट्रलाइज रखा जाए। लेकिन किसी कर्मचारी को जॉब पे रखना है, उसको निकालना है, तो ये काम हम लोअर लेवल के लोगों को सौंप सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं को उनसे काम लेना है, वो लोग अच्छे से ज़्यादा समझते हैं कि हमें कैसा पर्सन काम के लिए चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फिर है स्केलर चेन। स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ पोस्ट। पोस्ट का एक सीक्वेंस होना चाहिए और कोई भी हायर लेवल का बॉस, हायर लेवल की अथॉरिटी डायरेक्ट लोअर लेवल से जाके बातचीत नहीं करेगी। अगर बात करना है तो प्रॉपर चेन और चैनल और सीक्वेंस से बात होगी। जैसे इस डायग्राम में दिया है, देखिए ए जो है वो सबसे ऊपर बॉस है, मालिक है, और जो एफ है सबसे नीचे वो लेबर्स हैं। तो अगर ए को कोई बात एफ को कहनी है तो वो पहले बी से बोलेगा, बी सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ तक पहुंचेगी। इसी तरह से अगर लेबर को कोई बात ए तक पहुंचानी है, मालिक तक, तो पहले ई को बोलेगा, उसे ठीक लगेगा तो फिर वो डी को बोलेगा, फिर वो सी को, फिर बी को, फिर ए के पास में जाएगी। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ आती है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ स्केलर चेन। मतलब अगर एफ को कोई बात किससे करनी है, यहाँ पर देखिए आप पी से करनी है, तो वो डायरेक्टली पी से बात नहीं कर सकता। वो पहले ई को बोलेगा, डी को बोलेगा, सी को, फिर बी को, फिर ए के पास जाएगी, फिर ए को ठीक लगेगा तो वो एल को बोलेगा, फिर एल एम को बोलेगा, एन को, फिर ओ को, फिर पी तक पहुँचेगी। मगर अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है और अचानक आपको एकदम से तुरंत किसी से कांटेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना या लेना है, तो आप इस स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, और ये एफ डायरेक्ट जाके पी से कांटेक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि हर चीज़ के लिए कंपनी में, बिजनेस में एक सही जगह होती है, हर चीज़ अपनी सही जगह पे हो, रॉ मटेरियल अपनी सही जगह पे हो, मशीनें सही जगह पे हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सही जगह पे हो, वर्कर्स का बैठने की कैंटीन सही जगह पे हो। मतलब हर चीज़ के लिए एक सही जगह होती है और हर चीज़ अपनी सही जगह पर होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है। फिर इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, जगह, स्थान को लेकर किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट और व्यवहार किया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब NEL मतलब कर्मचारी। जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको तुरंत जल्दी नौकरी से ना निकाला जाए, छोटी छोटी बातों पे नौकरी से ना निकाला जाए। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो निकाला भी जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे निकाला ना जाए। अगर निकालेंगे तो जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग ठीक से अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर समय उनके मन में एक बात रहेगी कि कल को हमें भी निकाल दिया जाएगा। तो वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं करेंगे और चुपचाप दूसरी जगह जॉब ढूंढते रहेंगे। जब उनको मिल जाएगी वो छोड़ के चले जाएंगे। फिर चाहे आपका बिजनेस बंद हो जाए, चाहे रुक जाए, चाहे लॉस हो जाए, इससे उनको मतलब नहीं है। फिर इनिशिएटिव यानी पहल करना, आगे आकर पहल करना। ये क्या प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में हर व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए, मीटिंग्स में आप कर्मचारियों को भी लो, लेबर्स को भी लो, मैनेजर्स को भी लो, और मीटिंग में उनको बोलने का मौका दिया जाए, अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, और अगर कोई खुद किसी काम को करना चाहता है तो उसे करने का मौका भी दिया जाए। इनिशिएटिव। और फिर है 14th वाला लास्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? टीम वर्क के साथ सब लोग मिलजुल के काम करें। तो ये 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे FW टेलर की। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाते हैं। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। और जो FW टेलर है उसके प्रिंसिपल्स या एजम्पशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसने अपनी स्टडी में साइंस को अप्लाई किया था।
तो इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से क्या मतलब है कि आप अपने बिजनेस में साइंस लगाइए, रूल ऑफ थंब नहीं लगाइए। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? एरर एंड ट्रायल मेथड, कि भाई ऐसा करते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरा कुछ करेंगे, चलो ट्राई करते हैं, ये नहीं करना है। आप पहले साइंटिफिक तरीके से स्टडी कीजिए, अगर वो ठीक लगे कोई भी मेथड या तरीका तो आप उसे फॉलो करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो ट्रायल एंड एरर मेथड यानी रूल ऑफ थंब मत लगाइए, साइंस लगाइए। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लेबर और मैनेजमेंट, लेबर और मालिकों के बीच में आपसी प्रेम संबंध, भाईचारे का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेले अकेले कोई काम नहीं करेगा, सबको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए। देखिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में लेबर और मैनेजमेंट के भाईचारे और प्रेम की बात हो रही है, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आपस में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी पोस्ट सेम है, जैसे सारे लेबर मिलजुल के एक साथ काम करें। यहाँ पर मालिक की बात नहीं हो रही है, सब की बात हो रही है। तो कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे का मदद करते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करें, अकेले अकेले नहीं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो हमारे वर्कर हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए, यानी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, नॉलेज, बातें सिखाई जाएं, समझाई जाएं, बीच बीच में सेशन होते हैं, वर्कशॉप होती है, ये सब अरेंज किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे और सबसे बढ़िया इंसान बन सके। फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें उन्होंने कहा 8 बॉस स्कीम के बारे में कि आप 8 बॉस वाली स्कीम अपनाएं। 8 बॉस वाली स्कीम क्या होती है कि आप 4 बॉस प्लानिंग लेवल पे रखें और 4 बॉस फैक्ट्री लेवल पे रखें। ऐसे करके 8 बॉस आपकी बिजनेस में होना चाहिए। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। कौन से 8 बॉस? ये देखिए, क्या देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉस हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये सब वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं। तो 4 बॉस ये हो गए, 4 बॉस ये हो गए। ऐसे करके 8 बॉस स्कीम यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप को फॉलो करें। फिर दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी अपने काम का एक स्टैंडर्ड तय कीजिए कि जैसे आपने टाइम स्टडी करके देख लिया कि 1000 बुक एक दिन में तैयार हो सकती है, तो आपने उसका एक स्टैंडर्ड तय कर दिया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी स्केल या लेवल जब हम किसी चीज़ का फिक्स कर देते हैं, जैसे आपके पास होने के लिए स्टैंडर्ड क्या है? 33%। उसी तरह से हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया जाए कि ये काम इतने समय में हो जाएगा, इस लेवल का, इस क्वालिटी का काम चाहिए, स्टैंडर्ड तय किया जाए। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और काम को सिंपल बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स नहीं, जटिल नहीं, ज़्यादा उलझाव नहीं, किसी भी काम को बस सिंपल तरीके से जैसे हो सके वैसा किया जाए। फिर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम ये देखते हैं कि किसी काम को करने की अगर 3-4 मेथड्स हैं तो बेस्ट मेथड को अपनाया जाए। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कैमरे के थ्रू कि एक वर्कर जब काम कर रहा है तो वो कौन कौन सी यूजलेस मोशन कर रहा है, यूजलेस मोशन को हटाया जाए, मतलब यहाँ से वहाँ टहल रहा है या इधर उधर जाके बात कर रहा है, ये सब चीज़ें बंद की जाएँ, और जो यूज़फुल मोशन है उनको कंटिन्यू किया जाए। टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक काम को करने में कितना समय लगता है ना, घड़ी के थ्रू हम वॉच करते हैं और उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। और फैटिग स्टडी यानी थकान होता है कि एक काम करने के बाद कितने समय बाद लेबर थक जाता है, उसके बाद उसे रेस्ट देना होता है, तो इसकी पहले स्टडी की जाए कितने समय बाद लोग हमारे थक जाते हैं, फिर उनको चाय, नाश्ता, टी ब्रेक वगैरह जो कंपनीज़ में दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है फैटिग के कारण, क्योंकि अगर बीच में रेस्ट मिल जाता है तो वो और ज़्यादा मेहनत से और पहले की तरह ही जैसे वो मॉर्निंग में आए थे उतनी ही एनर्जी के साथ काम करने लगते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मतलब पीस रेट का मतलब क्या है कि जैसी जिसकी काबिलियत हो, जो जितनी मेहनत करे उतनी उसको तनख्वाह दी जाए। ये दोनों ने एक ही बात कही है। यहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन वाला जो पॉइंट है वही इसने भी कहा कि जैसी जिसकी काबिलियत हो वैसी उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ज़्यादा काबिलियत है, ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा पैसा मिले, कम काबिलियत है, कम मेहनत कर रहा है तो कम पैसा मिले। फिर 5th है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या है? मानसिक रूप से क्रांति। मानसिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ये सोचे कि जो हमारे वर्कर हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे बिजनेस का हिस्सा है, हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें साथ लेकर चलें, प्रॉफिट में उनको हिस्सा दें।
और वर्कर और लेबर हमेशा इस बात को सोचें कि ये हमारी ही कंपनी है, हमारा ही बिजनेस है, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारी ही तरक्की होगी। तो दोनों मैनेजमेंट और लेबर वर्कर सब ये इस बात का ध्यान रखें कि अलग अलग ना समझें, दोनों एक दूसरे को अपना समझें। इससे आएगा मेंटल रिवॉल्यूशन दोनों के माइंड में, लेबर भी मैनेजमेंट भी, और काम बेस्ट तरीके से होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।